नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन, और एल्कीन्स की दो एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। मैकेनिज्म हम देख चुके थे। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैंने पहले बताया था, ब्रोमीन के एडिशन से मैंने पूरी चीज़ें समझाई थी, और उसके बाद में HOBr, HOCl, ठीक है, इस टाइप की जो भी मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेंगे, साइक्लिक कार्बोकैटायन जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो एडिशन रिएक्शन होगा उसकी बातें हमें कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद में क्लासिकल कार्बोकैटायन की भी हम लोग बात कर लिए थे, और वहाँ पे हम ये देखे थे कि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको मिलता है। कारण हम लोग समझ चुके थे कि जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो प्रोडक्ट दे करके जाता है, और कुछ कुछ केसेस में जैसे CCl3 सब्स्टिट्यूटेड हो या बेंजीन रिंग हो, कुछ केसेस में, ये सब जो केसेस थे इनमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा था। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनने का कारण भी हम लोग देख चुके थे कि क्यों एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये तो बातें रही थी सिंपल एडिशन थ्रू कार्बोकैटायन, और आज हम बात करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर इसको या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल दो, या फिर आप बोल सकते हैं इसको क्या, खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ HBr। ध्यान रखना, केवल HBr, ना HCl, ना HI, ना H2SO4, ना H3O+, केवल HBr। एडिशन ऑफ HBr टू alkene in the presence of peroxide। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन पे HBr का एडिशन, इस चीज की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो चीज थी इसके लिए थोड़ा सा ऐसे समझिए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, इसमें आपने HBr ऐड किया, तो HBr ऐड करोगे तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो H यहाँ पे और Br यहाँ पे, या फिर Br यहाँ पे और H यहाँ पे। तो दो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे। कौन कौन सा, CH3CH Br CH3 ये, और CH3CH2 Br दूसरा ये। ठीक है, इसको फर्स्ट कह लो और इसको कह लो क्या, सेकंड। आपको ये पता है कि ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए H जो ऐड हुआ इस कार्बन पे ऐड हुआ जिस पे दो हाइड्रोजन पहले से थे, और इस पे एक हाइड्रोजन था पहले से। तो इस वाले प्रोडक्ट में, फर्स्ट प्रोडक्ट में H कहाँ पे ऐड हुआ, जहाँ पे पहले से दो हाइड्रोजन थे। तो H ऐसी जगह ऐड होता है जहाँ पे ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है आपके पास में मार्कोनिकोव। ठीक है, दूसरा इसी का जो ये पोजिशनल आइसोमर है, इसमें H कहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे, ये देखिए एक H था, दो H हो गए, मतलब जहाँ पे H कम थे वहाँ पे H ऐड हुआ। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास में कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, ये देखा गया कि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, और एंटी मार्कोनिकोव जो होता है वो माइनर होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी एडिशन को किस तरीके से कराया कि HBr लिया और कोई लिया क्या, पेरोक्साइड लिया। तो पेरोक्साइड जब ले लिया तो प्रोडक्ट तो अगेन ये आया और ये आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस में क्या हुआ कि ये मार्कोनिकोव ये एंटी मार्कोनिकोव, लेकिन जो मार्कोनिकोव है
वो माइनर हो गया और जो एंटी मार्कोनिकोव था वो क्या हो गया, मेजर हो गया। या आप ये समझ लीजिए कि CH3 CHBr CH3 ये तो हो गया माइनर, ठीक है, और मेजर हो गया क्या, CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया आपके पास में क्या, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट आपको मिल गए। अब ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये जो बिहेवियर आया, इसको डिस्कवर किया किसने, इसको डिस्कवर या ऑब्जर्व किया किसने, MS खरास, और इसी के नाम पे ये नाम पड़ा इसका, खरास इफेक्ट, MS खरास एंड FR मायो ने कब, 1933 में ये इफेक्ट उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है। और डिस्कवर किया तो इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज की, वो कौन सी मैकेनिज्म प्रपोज की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखते हैं बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके से जाती है। क्या किया जाता है कि सबसे पहले कोई ना कोई क्या लिया जाता है, प्रोक्साइड लिया जाता है। जो प्रोक्साइड क्या होता है कि सनलाइट से या थोड़ा सा भी हीट से, इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इसका हो जाएगा होमोलिसिस, और होमोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा क्या, फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे C6H5CO C6H5, इसका होमोलिसिस हुआ तो क्या बना, C6H5CO रेडिकल, ठीक है। इस टाइप से ये बन गया आपके पास में। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये एक और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे इस टाइप से। कैसे, H5C6CO, और ये रेडिकल इस बॉन्ड का अगेन होमोलिसिस हो गया। तो ये देखिए हाफ एरोस में डिनोट कर रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उठ रहा है खाली, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन गया फ्री रेडिकल। तो क्या हुआ ओवरऑल, H5C6 यहाँ पे रेडिकल प्लस आ गया क्या, CO2, तो ये रेडिकल मिल गया। आई बात समझ में। अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो H5C6 रेडिकल जो आया, ये रिएक्शन किया किससे, HBr से। अब आपको पता है HBr से जब ये रेडिकल रिएक्ट करेगा तो H को यहां से निकाल लेगा, किस तरीके से, HBr किस तरीके से निकालेगा, ये, ठीक है, इस तरीके से। और H को निकाल लेगा तो आ जाएगा C6H6 बेंजीन प्लस ब्रोमाइड रेडिकल आ गया, ठीक है। तो बेटा ये तो अलग हो गया। अब जो रिएक्ट करेगा ये करेगा ये वाला रेडिकल। आप समझ लीजिए आराम से एक स्टेप को। प्रोक्साइड था, इजीली होमोलिसिस हो गया और फ्री रेडिकल बन गया। यही फ्री रेडिकल दूसरे वाले फ्री रेडिकल में, क्योंकि ये CO2 निकाल दिया तो एक अनदर फ्री रेडिकल में रीअरेंज हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल आया है ये किससे रिएक्शन कर गया, HBr से, और ब्रोमाइड रेडिकल मिल गया। अब ब्रोमाइड रेडिकल जो आएगा, ये ब्रोमाइड रेडिकल क्या करेगा, जैसे आपको ऐड करवाना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे, ठीक है। तो ब्रोमाइड रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा। अब बेटा ब्रोमाइड रेडिकल रिएक्ट करे तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ब्रोमाइड यहां पे आए या फिर ब्रोमाइड यहां पे आए। अब यदि ये ब्रोमाइड इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, ये ब्रोमाइड यदि इस कार्बन पे आके जुड़ता है तो यहां पे फ्री रेडिकल, और ये ब्रोमाइड यदि इस कार्बन पे आके जुड़ता है तो यहां पे फ्री रेडिकल। दोनों फ्री रेडिकल बनाइए। पहला फ्री रेडिकल जब ये ब्रोमाइड इस कार्बन पे आके जुड़े तो CH3CHBr CH2 रेडिकल, पहला तो ये, प्लस CH3CH रेडिकल
और CH2Br। तो बेटा एक तो रेडिकल बना ये जब ब्रोमाइड इस पे अटैक ऐड हुआ, और दूसरा रेडिकल बना ये जब ब्रोमाइड इस पे ऐड हुआ। कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये प्राइमरी, भाई प्राइमरी रेडिकल, ये सेकेंडरी रेडिकल। ऊपर से इसको एक हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन और इसको 3+2 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, इसमें 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी इसमें एक हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिसके चलते ये वाला हो गया आपके पास में क्या, मोर स्टेबल। ये वाला हो गया क्या, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल बना तो ये ज्यादा बना, इसका जो यील्ड है वो ज्यादा आया। और फ्री रेडिकल जब ये बन गया, इतना समझ लीजिए कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा अमाउंट में बना। तो जब ये फ्री रेडिकल बन गया, इसके बाद में यही फ्री रेडिकल क्या कर गया, CH3 CH2Br, ये रिएक्शन कर गया HBr से, और HBr से रिएक्शन कर गया तो CH3 CH2Br ये आ गया, एंड दिस प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा फ्री रेडिकल जो बना उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर वाले से क्या होगा, माइनर वाले से क्या होगा, जो माइनर प्रोडक्ट जो बनाओगे आप, जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल था उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा CH3 CH Br CH2 प्लस HBr CH3 CH Br CH3। ठीक है, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से एडिशन हुआ प्लस ये आपका ब्रोमाइड रेडिकल। लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से जो प्रोडक्ट आया वो आया आपके पास में क्या, माइनर। ये बना तो यहां से जब ये HBr ऐड हुआ तो यहां से और क्या निकला, ये ब्रोमाइड। यही ब्रोमाइड आगे क्या कर जाएगा, रिएक्शन में आगे यहाँ पे घूम जाएगा। तो प्रोक्साइड जो है ना, वो ध्यान रखना केवल इनिशिएट करने के लिए चाहिए, एक बार केवल आपको ये प्रोक्साइड चाहिए, ये वाला प्रोक्साइड, ये इससे ये प्रोक्साइड और इसके बाद में ये वाला ब्रोमाइड प्रोक्साइड। ठीक है, फिर यही ब्रोमाइड प्रोक्साइड जब यहाँ पे ऐड हो गया तो ये फिर रेडिकल बन गया। अब ये फिर रेडिकल HBr से ऐड करता जाएगा, यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, ये कह लो या तो मेजर के हिसाब से ये कह लो, माइनर के हिसाब से ये कह लो। ठीक है, उसके बाद में बार बार आपको फिर रेडिकल लेने की या ये सॉरी प्रोक्साइड लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार आपने चेन इनिशिएट कर दी, फिर रेडिकल बना करके आप किसी तरीके से यदि ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट कर लिए, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जनरेट कर दिए, इसके बाद में आप आराम से बैठ जाओ। ब्रोमाइड फ्री रेडिकल अपना अपना एल्किन पे ऐड होगा, ये देगा, ये देगा, ये मेजर होगा, मेजर वाला HBr से अगेन ऐड होगा, ब्रोमाइड रेडिकल आएगा, बार बार ऐड रेडिकल ब्रोमाइड रेडिकल आएगा, फिर ये ब्रोमाइड रेडिकल फिर यहाँ पे जाएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर नया ब्रोमाइड आएगा, फिर नया ब्रोमाइड यहाँ पे जाएगा, अगले मॉलिक्यूल को लाएगा, और यही साइकिल 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 घूमता रहेगा, और एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। आई बात समझ में? तो इतने को बेटा कर लीजिए कॉपी, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। लिख लिए? अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो खराश इफेक्ट लगता है ना, ये देखा गया कि ये केवल HBr के केस में ही लगता है, बाकियों के केस में खराश इफेक्ट नहीं लगता है। तो इसको किस तरीके से समझाया जाएगा, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि HBr के केस में प्रोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट लगता है, HI के केस में क्यों नहीं लगता है, और HCl के केस में क्यों नहीं लगता है। इसका कारण देखते हैं, इसका कारण देखते हैं। तो क्या था, कंक्लूजन ये था कि जब CH3 CH2 HBr लिया, केवल HBr, तो मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेजर आया मार्कोनिको, CH3 CH Br
CH3, ये आया मेजर। ठीक है, और इसी को जब HBr और पेरोक्साइड लिया तो यह आया आपके पास में CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, जब पेरोक्साइड लिया तो ये वाला आया मेजर। आई बात समझ में? और ये वाला मेजर क्यों आया, कारण भी मैंने बता दिया, खराश इफेक्ट लग गया, पेरोक्साइड इफेक्ट लग गया। ठीक है, अच्छा CH3 CH CH2 जब इस पे HCl ऐड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, CH3 CH Cl CH3, ये आया मेजर। ठीक है, अच्छा, और इसमें जब आप HCl पेरोक्साइड लिए तो भी मेजर यही आया। मतलब इसके केस में तो पेरोक्साइड लेने पे एंटी मार्कोनिकोव वाला मेजर हो गया, लेकिन HCl के केस में पेरोक्साइड लेने पे मार्कोनिकोव ही मेजर रहा। साथ ही साथ CH3 CH CH2 HI CH3 CH आयोडाइड CH3, ये रहा मेजर जब आपने पेरोक्साइड नहीं लिया तो। ठीक है, और जब HI पेरोक्साइड CH3 CH2 CH2I। ठीक है, सॉरी इसके केस में भी ये नहीं है मेजर, मेजर यही है जो सेम पिछले वाले के केस में आया था, CH3 और I। ठीक है, तो ये देखा कि HCl और HI के केस में खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लग रहा। कारण क्या था? कारण ये था कि HCl बॉन्ड जो था ना इज टू स्ट्रॉन्ग, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब HCl बॉन्ड ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते क्या हुआ कि आपके पास में जब ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से जो रिएक्शन होना था, फिर रेडिकल बनना था, क्या फ्री रेडिकल बनना था, सॉरी नॉट फ्री रेडिकल, क्या होना था जब C6H5 प्लस HCl से जब फ्री रेडिकल बन रहा था, जब HBr से बन गया था क्या C6H6 ये बने और यहां से बने क्या क्लोराइड रेडिकल। जब ये बनना था ना तो ब्रोमाइड के केस में तो बन गया था, लेकिन यहां पे ये वाला रिएक्शन नहीं हुआ। HCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते इस बॉन्ड का होमोलिसिस पॉसिबल नहीं था। आई बात समझ में? अच्छा, HCl का होमोलिसिस पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते क्लोराइड रेडिकल बना ही नहीं, और जब क्लोराइड रेडिकल बना ही नहीं तो आगे आपका जो एल्कीन था इस पे क्लोराइड रेडिकल ऐड हुआ ही नहीं। HCl के क्या कारण तो ये रहा। अच्छा, HI का कारण क्या रहा? HI बॉन्ड टू वीक, तो HI बॉन्ड टू वीक होगा तो क्या होगा C6H5 रेडिकल प्लस HI से C6H6 प्लस आयोडाइड रेडिकल, ये तो बना, ये तो बना। लेकिन जब ये जो आयोडाइड रेडिकल आ गया, इसको ऐड होना था कहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आयोडाइड रेडिकल को ऐड होके क्या बनाना था, CH3 CH CH2 I, ये वाला रेडिकल बनाना था। ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड को ये क्लीव करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाना था यहाँ पे। ठीक है, और एक तो ये करना था, लेकिन ये होने के बजाय क्या हो गया कि आयोडाइड रेडिकल प्लस आयोडाइड रेडिकल से क्या बन गया, ये I2 बन गया। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन में कंपटीशन हुआ, तो ये मोर फिजिबल थी। ये ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन थी। ठीक है, ये ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन थी क्योंकि इसके केस में क्या था, ये वाला जो स्टेप था ये एंडो था, जबकि ये वाला क्या था, एक्जो था। और आपको पता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर हैव मोर चांसेस टू अकर देन
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो क्यों था? क्योंकि एंडो इसलिए था क्योंकि कार्बन आयोडाइड बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कार्बन आयोडाइड बॉन्ड जो था वो वीक था इससे, कार्बन कार्बन इवन पाई बॉन्ड से भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा था और कार्बन आयोडाइड वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक किया और वीक बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। इसलिए नहीं होती है, कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग कारण है, दोनों का अलग अलग कारण है। HCl के साथ में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देने का कारण है, HCl बॉन्ड ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्लोराइड रेडिकल बनता ही नहीं है और बनेगा ही नहीं, तो आगे फिर एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। HI के साथ में फिर ये एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट नहीं देने का कारण है, बनता तो है, लेकिन क्या जो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन आयोडाइड वाला बॉन्ड बने, इसके कंपैरिजन में दो आयोडाइड रेडिकल कंबाइन होना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक्सो है और ये एंडो है, ये एक्सो है और ये क्या है, एंडो। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव मोर चांसेस टू अकर देन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा HBr के केस में क्या होता है, HBr इस पूरे सिनेरियो में परफेक्ट बैठता है। परफेक्ट कैसे बैठता है कि जब C6H5 रेडिकल HBr से रिएक्शन करके C6H6 प्लस ब्रोमाइड रेडिकल बनाएगा, तो ये भी फिजिबल है, ये भी एक्सो है। साथ ही साथ जब यहाँ पे ब्रोमाइड रेडिकल ऐड करेगा तो ये ब्रोमाइड, ये वाला भी एक्सो है। ठीक है, मतलब ब्रोमाइड रेडिकल कंबाइन होने की बजाय, कंबाइन होने के Br2 बनाने के बजाय एल्किन पे ऐड होना प्रिफर करता है। ठीक है, अच्छा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ आप ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है HF का होता है सबसे ज़्यादा, तो देन HCl, देन HBr बॉन्ड एनर्जी और देन HI, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बेटा ये बातें रही आपके पास में क्या खरास इफेक्ट या प्रोक्साइड इफेक्ट की। जब प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr को ऐड करवाए तो एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बना देना, या ये देख लेना कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, लेकिन प्रोक्साइड HCl या HI के साथ में हो तो प्रोडक्ट बनाना आप क्या, मार्कोनी को, कार्बोकैटायन ही बनेगा उस केस में, क्लासिकल कार्बोकैटायन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये तो बातें रही आपके पास में किसकी, खरास इफेक्ट या प्रोक्साइड इफेक्ट की। अगली बात आती है आपके पास में किसकी, ओजोनोलिसिस की। तो लिख डालिए बच्चा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस क्या होता है? ओजोनोलिसिस का एल्कीन के ये डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ओजोनोलिसिस वेरी यूजफुल in the determination of double bond in the alkene, very useful in the determination of double bond in the alkene। ठीक है, तो क्या होता है ओजोनोलिसिस में कि आपके पास में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब C डबल बॉन्ड C कन्वर्ट्स टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ऐसे समझना
और ये ओजोनोलिसिस भी मैं किस वाले की बात कर रहा हूँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा हूँ अभी, रिडक्टिव की, ठीक है, ऑक्सीडेटिव अलग होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोनोलिसिस में पहली स्टेप में क्या होगा, ओजोन, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जिंक प्लस जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लेते हैं। तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो उसको ब्रेक करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस O CH2, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलिसिस करवाओ, तो इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो भी क्या आ जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को आप ब्रेक कर दो, CH3 डबल बॉन्ड एसीटोन प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे में कुछ कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए ओजोनोलिसिस पे क्या क्या मिलेगा। अच्छा, तो आपके पास में आप मेरे को बताइए PH CH CH C2H5, इसके ओजोनोलिसिस पे क्या क्या मिलेगा आपको, इसके ओजोनोलिसिस पे क्या क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, मतलब ओजोनोलिसिस मतलब ध्यान रखना दो स्टेप में है, पहली स्टेप में क्या है O3, सेकेंड स्टेप में क्या है जिंक इन वाटर, तो PH CHO O ये C2H5 CHO, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, CPH CH3 डबल बॉन्ड C2H5 ले लीजिए, मान लीजिए, और ये आपने ले लिया क्या H, क्या कुछ मत करो, सिंपली डबल बॉन्ड को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करो, PH CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन इंसर्ट करो, प्लस C2H5 C डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये आ जाएगा। बेंजीन का करो ओजोनोलिसिस, तो बेंजीन का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ये वाला, जिंक वाटर। क्या करोगे आप, सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक कर लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे O, यहाँ से देखोगे O, ठीक है, इस टाइप से ये तीन मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसी में यदि आपके पास में ये वाला होता, CH3, ठीक है, तो इससे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं आप, CH3 ये, तो यहाँ से क्या होता, एक तो यहाँ से ब्रेक करता, एक यहाँ से, तो यहाँ से ब्रेक करता, तो क्या था CH3 COH, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ब्रेक करता, COCOH, ठीक है, COCOH, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट इस टाइप से आ जाएगा। अच्छा, एक और देख लेते हैं, देखिए इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए बताइए, CH3 इसका, तो इसके लिए ध्यान रखना, इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग आएंगे। दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी, एक तो ये है CH3, एक तो ये
ठीक है। और दूसरा CH3 ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जब ऑर्गेनोलिसिस कर रहे होगे तो क्या आएगा, CH3 CO CH3, ठीक है। इसको यहाँ से क्लीव करोगे तो ये COCOH, ठीक है। इसको जब देखोगे COCOH और ये H, ठीक है। और जब इसको देखोगे तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से देखना, यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, मैं ऊपर वाले के लिए बना रहा हूँ, ये देखोगे तो एक मॉलिक्यूल आएगा किसका, COCOHH, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से जब देखोगे तो CH3 COCOH, ठीक है। तो इससे और इससे क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो आप सिंपली ध्यान में रखना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का कोई बहुत ज़्यादा आपको मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि आपके पास में कोई कंपाउंड है जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाने पे ये कंपाउंड बन रहे हैं, कोई कंपाउंड है जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाने पर CH2 CO CH3 CO CH3, एक तो ये आया आपके पास में, ठीक है। और आया आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड O, ये आया 2 मॉलिक्यूल। तो तुम मेरे को बता सकते हो कि पेरेंट कंपाउंड क्या रहा होगा, ये मिला तो क्या आप बता सकते हैं कि पेरेंट कंपाउंड क्या रहा होगा, देखिए बताइए इसको। बनाइए उसको। 2 मोल आए किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, और एक आया ऊपर वाला जो कंपाउंड लिखा हो इसका। तो सीधी सीधी बात है, पेरेंट कंपाउंड क्या रहा होगा, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहा होगा। CH3 CH2 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 CH3, ये रहा होगा। सीधा सीधा इसका इस टाइप से ओजोनोलिसिस हुआ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिला होगा। तो ये तो बातें रही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की। अब थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की, इसको लिख लीजिएगा आप, मैकेनिज्म की बात करते हैं। C, आपके पास में C इस तरीके से कोई एल्कीन है, यहाँ पे चाहो तो कोई एल्काइल ग्रुप हो, भले ही हाइड्रोजन हो, ठीक है। रिएक्शन करेगा ओजोन से, तो ओजोन का एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, प्लस और माइनस, इसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर मूव करता है, और ये इधर मूव करता है, तो ये यहाँ पे मूव करता है, और ये यहाँ पे मूव करता है आपके पास में। तो ये वाला जो है, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से जा रहा है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो ये वाला क्या करता है कि यहाँ पे मूव करता है। और इस सब के चलते क्या होता है, यहाँ से COO इस टाइप से कंपाउंड आ जाता है, और इसको बोलते हैं मोनोजोनाइड, ठीक है। और ये जो मोनोजोनाइड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में किसमें, इसका नाम होता है ओजोनाइड, इसका नाम क्या होता है, ओजोनाइड। अब इसको करते हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के लिए जिंक प्लस H2O ले सकते हो आप, या फिर लेड प्लस H2O ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो क्या, Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड भी आप ले सकते हो। और जब इसका रिडक्शन करते हो तो यहां से ये डबल बॉन्ड O
और ये डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा। तो ये 3 ऑक्सीजन में तो एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, और एक ऑक्सीजन जो रहा वो इसके साथ में चला जाएगा यहाँ पे। कैसे? जैसे ZnO प्लस H2 आया, तो ये जो एक ऑक्सीजन बचा, ये Zn प्लस O प्लस H2O के साथ में ZnOH2 टाइप से बना देगा, इस टाइप से। ठीक है, Pb के साथ में भी यही होगा, PbOH2 बना देगा। ठीक है, Pb प्लस O प्लस H2O, तो PbOH2 बना देगा। Me2S के साथ में क्या होगा? Me2S प्लस O जो होगा, ये डाइमिथाइल सल्फाइड है, नाम इसका डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, ये S डबल बॉन्ड O Me, ये आ जाएगा आपके पास में क्या? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में क्या? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आ जाएंगे। ध्यान रखना, जिंक पानी दे सकता है, लेड वाटर दे सकता है, या डाई मिथाइल सल्फाइड आपको दे सकता है। तीनों का ही काम होगा क्या? ये ओजोनाइड जो होगा उसको किस में कन्वर्ट करना? कार्बोनिल में कन्वर्ट करना। अच्छा, दूसरा चीज और ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पे यदि Na इन लिक्विड अमोनिया दे दे, Na इन लिक्विड अमोनिया दे दे, सोडियम दे दे आपको लिक्विड अमोनिया में, तो इसका क्या होगा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया याद करो, बर्थ रिडक्शन। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये कार्बोनिल नहीं देगा, ये कार्बोनिल नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये जो मोनोजोनाइड होगा, ये जो मोनोजोनाइड होगा Na और ये लिक्विड अमोनिया, यहाँ से ये दे देगा 1-2 पोजीशन पे OH दे देगा। तो ये क्या करेगा? रिड्यूस तो करेगा इसको, लेकिन कार्बोनिल में नहीं करेगा, इस वाले बॉन्ड को क्लीव नहीं करेगा। इस टाइप से 1-2 पोजीशन पे ये OH दे देगा। इसको पूछने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक तो कहाँ पे? बर्च रिडक्शन में। ठीक है, एंटी एडिशन के अकॉर्डिंगली। दूसरा, ओजोनोलिसिस के साथ में यदि दे दे आपको, तो फिर 1-2 OH प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तो बात रही है आपके पास में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। जब आप ओजोन के साथ में या तो ये या फिर ये, इन चारों में से कोई भी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो। इन तीन के केस में फंडा सिंपल है, कार्बोनिल आएगा। इसके केस में 1-2 ये OH आएगा, जिसको ग्लाइकोजल भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कि यार लो ही मत, कोई रिड्यूसिंग एजेंट मत लो। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लोगे तो उस केस में क्या होगा वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लोगे तो क्या होगा? याद करो 12th क्लास पीब्लो एलिमेंट्स, ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या करेगा कि जो आपका आना चाहिए था क्या? एल्डिहाइड जो बन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर ले जाएगा किसमें? एसिड में। कीटोन को नहीं करेगा, कीटोन का तो कीटोन ही रहेगा, कीटोन का कीटोन रहेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर ले जाएगा किसमें? CO2 में। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल के साथ में। CH3 CH2, केवल ओजोन, ना जिंक पानी, ना लेड पानी, ना डाइमिथाइल सल्फाइड और ना सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या? ओजोनोलिसिस कर लो आराम से, रिडक्टिव के हिसाब से एक बार आप बना लेना। CH3 CH डबल बॉन्ड O, यह है स्टेल्डिहाइड। लेकिन ओजोन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कन्वर्ट कर गया किसमें? CH3 COOH, एसिटिक एसिड, यही आएगा। इसको देख लो, ब्रेक किया आपने, COHH, फॉर्मेल्डिहाइड। ओजोन था, ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें? COOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करके ले जाएगा किसमें? CO2 में। ठीक है, CO2 प्लस H2, फॉर्मिक एसिड को भी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड आया अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो करस्पॉन्डिंग एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड आया तो CO2। अच्छा, कीटोन आ रहा होता, जैसे आपके पास में इधर मैं लिख लेता हूँ CH3 C2H5
pH। ये होता ओजोनोलिसिस करते क्या आता O CH3 pH और ये C2H5। ठीक है, कीटोन आया, आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपका कीटोन का कीटोन ही रह जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए बेरविलिगर ऑक्सीडेशन आपको करना है, तो उसकी हम यहाँ पे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओजोन से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं कुछ केसेस आपको आप बनाइएगा प्रोडक्ट में, आपके क्वेश्चन दे देता हूँ। C डबल बॉन्ड C R एल्काइल ग्रुप है, H R1 R2 H, इसका ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव, C R2 R3 C R1 H, इसका भी ओजोनोलिसिस, C H H R1 R2 C H H H H C H H C R1 H। ठीक है, इसको करोगे R2 COOH प्लस R1 COOH। ठीक है, H था फॉर्मल्डिहाइड एसिड में, सॉरी अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड। इसको देखोगे C R2 R3 O R1 COOH। ठीक है, CO2 इसको प्लस H2O R1 CO R2। ठीक है, इसको देखोगे दोनों CO2, ये भी CO2 ये भी CO2 और दो पानी। ठीक है, इसको देखोगे ये CO2 H2O प्लस CO2 R1 COOH। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बातें रही आपके पास में ओजोनोलिसिस की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा किसकी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन की। थैंक यू।